कहानी आहूति। जख्म अब भरने लगे थे। मैं भी निश्चिंत होकर जीने की अभ्यस्त हो चुकी थी, पर हृदय में दफन हो चुकी यादों को भी हवा मिलते ही जी उठना पड़ता है। ऐसा मैं आज महसूस कर रही हूँ। कब सोचा था कि फिर एक बार मुझे उसी आबोहवा में लौटना पड़ेगा जिससे संबंध तोड़ चुकने का दावा मेरे मन ने न जाने कितनी बार अपने आप से किया था। नागपुर मेरा शहर है, मेरा अपना शहर, बचपन की उन्मुक्त यादों और युवावस्था की संवेदनाओं ठिठोलियों से जुड़ा शहर। इस शहर में बहने वाली हवा की खुशबू में मुझे मेरी अपनी सुगंध आती है। यहाँ की मिट्टी को जैसे मेरा रोम रोम पहचानता है। यहाँ के पेड़ पौधों से लगता है मैं जन्म जन्मांतर से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ से नजर आने वाला पूरा आकाश, संपूर्ण धरती, मिट्टी से बने हर छोटे बड़े मकान मुझे मेरे अपने लगते हैं। मुंबई से कल रात जब ट्रेन में चढ़े थे तो पूरे 12 बरस बाद अपनी जन्मभूमि के दर्शन के ख्याल भर ने मुझे रोमांचित कर दिया था। ये बात अलग है कि इन 12 सालों में मैंने नागपुर आने के कई आमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया था। अपने ही शहर, अपनी ही जन्मभूमि से एक नाराजगी मुझे सदैव जायज लगी थी। माता पिता तभी चल बसे थे जब मैं तुतलाकर कुछ एक शब्दों का ही उच्चारण कर पाती थी। बड़े पिता तुल्य भाइयों ने बड़े ही स्नेह और वात्सल्य से पाला था मुझे, कभी शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया था उन्होंने मुझे। पर आज सालों बाद लगता है उनका स्नेह मेरी शांत संतुष्ट प्रवृत्ति की परिणति ही तो थी। उनकी हर आज्ञा को मैंने सदैव से आंखों पर लिया। फिर वो मुझसे नाराज होते भी तो क्यों? माता पिता विहीन मैंने कब और कैसे अपने भाइयों के स्नेह को, उनकी कृपा दृष्टि को अपने पर एहसान मानना शुरू कर दिया, यह मुझे याद नहीं। पर मैंने न उनसे कभी किसी चीज के लिए जिद की, न लद्याकर अपने किसी आग्रह को पूरा करने हेतु गुहार लगाए। भाइयों और भाभियों को अपना रहनुमा मानकर मैं किसी भी ख्वाहिश को अपने दिलो दिमाग में जन्म ही नहीं लेने देती थी। फिल्मों के लिए पहले से ही टिकट बुक हो जाया करते थे और घर से निकलने के पूर्व एक औपचारिक सा प्रश्न पूछ लिया जाता था, तुम चलोगी? तब बहुत इच्छा हुआ करती थी फिल्म देखने की, पर मैं उन्हें किसी भी प्रकार की दुविधा से बचाने के उद्देश्य से ना मैं जवाब देकर अपनी खुशियों का गला घोंट देती थी। भाभियां मेरे जवाब से राहत महसूस करती थीं। अपनी आकांक्षाओं पर अपनी विवशता का जामा मैंने इतनी खूबसूरती से डाल रखा था कि मेरी आकांक्षाएं कभी किसी को नजर ही नहीं आती थी। जिंदगी बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, निर्बाध गति से। कॉलेज आना जाना और घर के कामकाज के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके बिस्तर पर लुक जाना, यही मेरी दिनचर्या थी। न कभी कॉलेज बंद करके कोई फिल्म देखने गई, न कभी फैशन और सौंदर्य पर अपनी सखियों से कोई चर्चा करने का साहस कर सकी। मेरा जीवन मेरी सखियों के आगे एक खुली किताब कभी न बन सका। मेहनत से रोजी रोटी कमाने वाले भाइयों के पैसों को फिल्म और फैशन में उड़ा देना मुझे जायज नहीं लगता था। अतः अपनी सखियों के आग्रह को बड़ी बेरुखी से नकार देना मेरी विवशता बन गई थी। परंतु कभी कभी इंसान अपने वश में नहीं रह जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा पड़ जाता है। उस रोज पहली बार मेरे भाइयों का ख्याल मेरे हृदय की धड़कन को वश में नहीं कर पाया। मैं अपने लिए स्वयं से कुछ चाह बैठी थी। तुम अनु की सहेली दुर्वा हो ना? बस में मेरे बिल्कुल बगल वाली सीट पर बड़े अधिकार से बैठते हुए उसने पूछा, तो निश्चल स्नेह से दुमकती उसकी आंखों को अपलक निहारती रह गई थी मैं। वो मुस्कुराया तो मेरे हृदय की युवा धड़कने पहली बार झंझना उठी और अगले ही पल संकोचवश आंखें झुक गई थी। जी आप कैसे पहचानोगी मुझे? 5-6 साल से नागपुर में था ही नहीं, बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कर रहा था। आप मनीष? हाँ। मेरे मुंह से अपना नाम सुनते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हमारे घर के पास ही तो था उसका घर। मेरे स्कूल की सहेली अनु का भाई था वो। जब से स्कूल छूटा अनु के घर जाना भी कम हो गया था, इसीलिए मनीष से काफी दिनों के बाद मिलना हुआ। पहले मनीष को कई बार देखा था, पर तब बिल्कुल गंवार सा लगता था। पर अब आप काफी बदल गए हैं। बात आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए मैंने कहा, तुम भी तो बदल गई हो, आप पहले से कहीं ज्यादा प्यारी लगने लगी हो। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने भावों को तत्काल व्यक्त कर जैसे वो आश्वस्त हो गया था। मैं भी बस से बाहर देखते हुए अपनी खुशी को छुपाने का असफल प्रयास करने लगी। ये क्षण मेरा अपना था, नितांत अपना। न यहाँ कोई विवशता थी, न औपचारिकता। पहली बार अपने होने का एहसास हुआ था मुझे, पर कहाँ पता था कि ये पल मेरे जीवन का अर्थ बदल देंगे। हमारे हृदय में प्रेम का बीज पड़ चुका था और मैं इस पौधे को विश्वास रूपी जल से सींचने लगी थी। मनीष से हर रोज मुलाकात होती, कभी बस में, कभी कॉलेज कैंपस में, तो कभी घर के आसपास भी। हम उन्मुक्त होकर बातें करते। हमारे प्रेम को किसी का भय नहीं था। मनीष MIDC में एक फैक्ट्री में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। वो बेखौफ मुझसे मिलता,
मैं भी तो बेखौफ ही थी। सोचती थी एक बार मेरे भाई मुझे मनीष के साथ देख ही ले तो अच्छा हो, ताकि मुझे स्वयं अपने भाइयों को अपने निर्णय से अवगत न कराना पड़े। पर मैं गलत थी। जब मैं मनीष के साथ पकड़ी गई तो घर में बवाल मच गया। हमारी ही जाति व बिरादरी का होने के बावजूद मेरे इस कृत्य को मेरे भाइयों ने अपना अपमान समझा। भाइयों ने कई तमाचों से मेरे गालों को लाल कर दिया और भाभियों ने अपने तानों से मेरे हृदय को छलनी कर दिया। मुझे बताया गया कि मेरा विवाह 6 माह पहले ही तय हो चुका है, अतः मेरे अपने निर्णय का कहीं कोई मोल न था। मेरे जरा से विरोध पर मेरे भाइयों ने अपने द्वारा किए गए एहसानों की गिनती करा दी। मैं क्षुब्ध थी पर स्तब्ध नहीं। भाइयों को समझने में बचपन से मैंने कभी गलती नहीं की थी। मैंने बचपन से ही अपने प्रति उनके कर्तव्यों को उनका एहसान ही माना था और उन्होंने भी जता दिया कि वो सिर्फ एहसान ही कर रहे थे। तब कई बार लगा था कि मैंने ही अपने भाइयों की हर आज्ञा को सिर आंखों पर रखकर उन्हें बिगाड़ दिया था। मैं स्वयं भी यदि अपनी आकांक्षाओं का सम्मान करती तो कदाचित वे भी मेरी आकांक्षाओं का सम्मान करना सीख जाते। अपनी वर्तमान स्थिति के लिए मैं स्वयं को दोषी मानती थी। मनीष से अंतिम बार मिलने के उद्देश्य से गई तो उसने आलिंगनबद्ध करते हुए कहा था, चलो दुर्वा भाग चलें। और उसकी कोमलकांत भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने कहा था, हाँ चलो। पर मैं भाग नहीं पाई, पकड़ी गई। चोरी करने की आदत जो नहीं थी। भाइयों ने मुझे एक कमरे में कैद कर दिया। मनीष पर क्या बीत रही थी कुछ पता नहीं चला। जबरन मेरा विवाह राजीव से कर दिया गया। दुल्हन के जोड़े में भी आंखें मनीष को तलाशती रहीं। लग रहा था कहीं से वो फिल्मी हीरो सा आकर मुझे बचा ले जाएगा, पर जीवन फिल्म नहीं थी और ना ही मनीष कोई हीरो था। मैं मनीष के साथ हर हाल में खुश रह सकती थी, पर एक अनजान व्यक्ति के साथ एक थोपा गया रिश्ता खुशी से कैसे निभाती। मैं राह तकती रही और वक्त बीत गया। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ने मुझे एक ही मिनट में हमेशा के लिए मनीष से दूर कर दिया। मेरे हृदय में भाइयों के प्रति कोई सम्मान शेष नहीं रह गया। राजीव के साथ मैं खुश थी। दुखी रहकर राजीव को भी दुखी करने का पाप मैं नहीं कर पा रही थी। समझौता करने की आदत थी, सो समझौता करती चली गई। ये बात अलग है कि इसी समझौते को निभाते निभाते मैं राजीव को प्यार भी करने लगी थी। वो मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चों का पापा जो था। वर्ष तेजी से बीत रहा था। इस बीच भाइयों ने कई बार मुझे नागपुर बुलाया। दोनों बच्चों के प्रसव के लिए भी वे मुझे लेने आए, पर मैंने जाने से इनकार कर दिया। भाइयों द्वारा किए गए अपने तिरस्कार को मैं भूल नहीं पाई थी। मनीष की टीस दिल के किसी कोने में आज भी व्याप्त थी। कई बार लगता मनीष तो पुरुष है, मेरे स्नेह को कदाचित वो भूल भी गया होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि ऐसा ही हो। मनीष जहां भी हो, सुखी हो। अपने अंतर्मन में मैंने मनीष के प्रेम जो दीप बड़ी ही निर्मलता के साथ जलाया था, उसकी लो आज भी बरकरार थी। मैं अपने इस मौन प्रेम पर संतुष्ट थी। इस बार नागपुर जाने के लिए मना कर पाना संभव नहीं था। अब बड़े भैया की बड़ी बेटी पूजा की शादी थी। भैया ने पहले तो फोन पर शादी की सूचना दी थी, फिर निमंत्रण देने भी आ गए। दुर्वा, पूजा को तुमने भी गोद में खिलाया है, याद है ना? तुम्हें आना ही होगा पूजा के लिए। इस बार नकारना संभव नहीं था। पूजा जब पैदा हुई थी तब उसे अपनी गोद में ही लिए घूमती रहती थी मैं। पूजा को मुझसे जो लगाव था वो पिछले 1-2 बार उसके मुंबई आने पर मैंने महसूस भी किया था। मुझे नागपुर जाने के लिए राजीव को मनाना नहीं था, सिर्फ इच्छा जाहिर करनी थी, सो मैंने कर दी। हम नागपुर पहुंच चुके थे। भैया का घर शंकर नगर में है। मैंने देखा काफी बदल गया है नागपुर। सड़कें बहुत चौड़ी और साफ लग रही थीं। उबड़ खाबड़ वाले रास्ते अब नजर ही नहीं आ रहे थे। कई नई व सुंदर इमारतों ने नागपुर को एक सुंदर शहर में बदल दिया था। यहाँ यदि कुछ नहीं बदला तो यहाँ की आबोहवा व हृदय को छू जाने वाले सुंदर एहसास, अपनत्व के एहसास से भरा ये शहर मुझे रोमांचित करने लगा था। भैया ने भी अपने घर को अच्छे खासे बंगले में बदल लिया था। घर पहुंचते ही मेहमानों और रिश्तेदारों से घिर गई थी। सालों बाद मुझे देखते ही वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। एक साथ कई सवालों की वर्षा हो रही थी। मैं खुश थी। सभी का अपनापन पाकर अपने तिरस्कारों को भूलने लगी थी। कई बार लगा कि अचानक मनीष दिख गया तो कैसे होगा उससे सामना, पर नहीं, अब तो शायद नागपुर ही छोड़ दिया हो उसने। इंजीनियर था किसी अच्छे शहर में, अच्छी नौकरी मिल गई होगी। दुर्वा, तुम्हें ही पूजा को तैयार करना है। उसे शाम को मेहंदी लगा देना और फेशियल ब्लीच भी। और पूजा, तुम्हें काफी दिनों के बाद बुआ मिली है, अपनी पूरी कसर निकाल लेना। भाभी ने मुझे और पूजा को एक साथ आदेश दिया तो पूजा मेरे गले लग गई।
मैंने अपने हाथों से अपनी फूल सी नाजुक गुड़िया सी भतीजी पूजा को दुल्हन बनाया। दुल्हन के वेश में पूजा एक अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। निश्चित समय में बारात आई। लड़का पूना में IAS ऑफिसर था। विधिवत रस्म शुरू हो गई। मैं ब्याह के हर रस्म को गौर से देख रही थी कि तभी जानी पहचानी आवाज कानों को छू गई। हृदय को भेद कर रख दिया था इस आवाज ने। खाना कब मिलेगा भैया जी, बताए ना, खाना कब मिलेगा। भैया को झकझोरते हुए वो पूछ रहा था और भैया एक अपराधी सी दृष्टि से रह रहकर मुझे ताकते हुए उसे वहां से हटाने का असफल प्रयास कर रहे थे। मैंने देखा तो लगा अभी अचेत होकर गिर पड़ूंगी। चेहरे में कोई बदलाव नहीं, पर आंखें जैसे विस्फारित सी थी उसकी। उसका असामान्य व्यवहार बदहवास से भैया को झकझोरते उसके हाथों की तीव्रता ने मुझ पर जैसे वज्रपात सा कर दिया। मुझे ये समझने में जरा भी देर न लगी कि मनीष अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। अब समझी कि सालों तक मैं यदि नागपुर नहीं आना चाह रही थी तो इन लोगों ने मुझे मनाया क्यों नहीं, अपने प्रेम की गुहार लगाते हुए मुझे यहाँ आने को बाध्य क्यों नहीं किया। वजह मेरे सामने थी। मनीष के इस कटु सत्य को वे मुझसे छुपा लेना चाहते थे। पल भर में ही मैं विद्रोही हो गई, सब कुछ भूल गई। आओ मैं तुम्हें खाना देती हूँ। मनीष का हाथ थामे मैं उसे अंदर ले गई। भाइयों और रिश्तेदारों के चेहरे उतरते चले जा रहे थे। मनीष को अंदर ले जाकर मैंने उसे पलंग पर बैठाया। मिठाई की प्लेट आगे करते हुए पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, तेजी से मिठाइयों को गटकता हुआ वो बोला। चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कुराहट थी। मुझे पहचानते हो? मैंने उसके पैरों के पास बैठते हुए बड़ी निर्भयता से पूछा। उसने पल भर के लिए मेरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए स्नेह नहीं था, एक बदहवास था, एक अजीब भय सा भाव था। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे मिठाई दी। मेरे चेहरे पर नजरें टिकाते हुए वो बोला, मुझे सब मारते हैं। मेरी आंखें भर आईं। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, उठते हुए मैंने कहा, पर आगे बढ़ नहीं पाए। उसने मेरी साड़ी के पल्लू को पकड़ रखा था। तुम भी आना मेरी शादी में, मेरी शादी होगी दुर्वा के साथ, तुम आओगी ना? उसके चेहरे पर एक शर्मिला सा भाव आ गया था। जी तो चाह रहा था कि सब कुछ भूलकर मनीष को गले से लगा लूं, पर देखा दरवाजे पर अभी अभी राजीव आकर खड़े हो गए थे। मेरे पैरों में जंजीर पड़ गई थी। मैं पागल नहीं थी, इसीलिए बेखौफ मनीष को पुकार नहीं सकती थी। चेहरे पर पतिव्रता का मुखौटा ओढ़े मैं धीरे से राजीव के बगल में जा खड़ी हुई। मन ही मन में मनीष के प्यार के आगे नतमस्तक थी, जिसने मेरे प्यार में अपने जीवन की आहुति दे दी थी। मैं महसूस कर रही थी मनीष के लिए हृदय में जल रही दीप की लौ 100% निर्मलता के साथ हर पल कुछ और प्रगाढ़ होती जा रही है।